Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist. केमिकल बॉन्डिंग का एक और लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. Now this is coordinate covalent bond, also called dative bond. ठीक, तो देखना यह है कि coordinate covalent bond या फिर dative bond ये कैसे बनता है. तो चलो शुरू करते हैं. Coordinate covalent bond या फिर dative bond, the concept of this particular bond is given by Sidgwick. ठीक, इस कंसेप्ट जो था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का वो किसने दिया था? सिडविक ने. अब आते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स सच दैट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय ओनली वन ऑफ द बॉन्डेड एटम. यानी कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में तो बनता है, लेकिन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो किसी भी दोनों में से किसी भी एक एटम से आएगा. इलेक्ट्रॉन तो शेयर होंगे, बॉन्ड तो कोवेलेंट होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर भी होंगे, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल कम फ्रॉम वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, नॉट फ्रॉम द बोथ. यानी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होगा. दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एक एटम से ही आए. तो ऐसा तब मुमकिन होगा जब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेयर में हो, सो वी कैन कॉल दिस वन एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एटम जो है, ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत हो. तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. यानी डेटिव बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? ये बनेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के बीच में. ठीक, एक और पॉइंट कि डेटिव बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द डिफरेंट एटम्स. ये बात मैं पहले आपको कह चुका कि डेटिव बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बनेगा. तो डोनर और एक्सेप्टर दोनों एटम सेम तो नहीं हो सकते, यानी डोनर भी वही हो एक्सेप्टर भी वही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इस वजह से डेटिव बॉन्ड हमेशा डिफरेंट एटम्स के बीच में ही बना करेगा. अब क्योंकि ये बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच में है तो इस बॉन्ड की जो नेचर होगी वो हमेशा पोलर होगी. मतलब इस बॉन्ड में हमेशा हमेशा आयनिक कैरेक्टर्स रहेंगे. बॉन्ड कोवेलेंट है, ठीक है, लेकिन ये प्योर कोवेलेंट नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो इस वजह से ये इसकी जो नेचर है वो पोलर है, आयनिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. तो हम कभी कभार डेटिव बॉन्ड को क्या बोलते हैं? को आयनिक बॉन्ड. व्हाट वी कॉलिंग इट? को आयनिक बॉन्ड. ठीक, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें से पहली पॉइंट है पॉइंट ए कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होगा, यानी डेटिव बॉन्ड बनने के दौरान जो भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको हम कहते हैं लुईस बेस. आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि लुईस बेस इज वन दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर. किसी को भी डोनेट करे, लेकिन जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस. वाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा उसको हम कहते हैं लुईस एसिड. ठीक, तो डोनर लुईस बेस है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लुईस एसिड. तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लुईस बेस एंड लुईस एसिड. यानी ये एक तरह से एसिड और बेस के बीच का बॉन्ड है, पर नॉट इन जनरल एसिड एंड बेस, बट स्पेसिफिक एसिड्स एंड स्पेसिफिक बेसिस. ठीक है, तो स्पेसिफिक बेसिस वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, स्पेसिफिक जो एसिड्स हैं वो जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं. ऐसे एसिड्स और बेसिस को हमने क्या कहा? लुईस बेस एंड लुईस एसिड. एक और पॉइंट याद रखने की है कि डेटिव बॉन्ड इज यूजुअली शोन बाय द एरो, एंड दैट एरो इज डायरेक्टेड फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर. कोवेलेंट बॉन्ड आपको याद होगा कि इसको शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कि डिपेंडिंग ऑन कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है, चाहे उसको सिंगल लाइन से शो करें, चाहे डबल लाइन से, चाहे ट्रिपल लाइन से, 3 लाइन से शो करें. लेकिन कोऑर्डिनेट माफ कीजिएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमेशा शो किया जाएगा किससे? एरो से. इससे हमें ये बात समझने में आसानी होती है
कि इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसने किए और बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किसने किए। ठीक है, तो डेटिव बॉन्ड को हमेशा जब शो किया जाएगा तो उसको शो किया जाएगा किससे, एरो से। ठीक, एक और पॉइंट, समटाइम positive sign is assigned to the donor while negative sign is assigned to the acceptor atom। कभी कभार हम क्या करते हैं कि अगर हम एरो शो नहीं करते तो ऐसी सूरत में डोनर एटम जो होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दी जाती, ठीक है, और जो एक्सेप्टर एटम होगा, ठीक है, इस बॉन्ड फॉर्मेशन में उस पर नेगेटिव चार्ज दी जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे कुछ एग्जांपल की तरफ कि डेटिव बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसकी बेसिक लॉजिक क्या है। तो नाउ जस्ट स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं कि डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है। अब डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिया है BF3। आप सब जानते हैं कि BF3 में जो बोरॉन है ये थर्ड ए ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, और थर्ड ए ग्रुप का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो एटम जिस ग्रुप से ताल्लुक रखेगा पीरियोडिक टेबल में, उस ग्रुप के वैलेंस शेल में, उस पर्टिकुलर एटम के वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बोरॉन ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए हुए हैं। इस तरह से बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। इसको मैंने आगे भी लिखा है और इन कोवेलेंट बॉन्ड को मैंने यहाँ पर लाइन से भी शो किया है। तो आप देख सकते हैं कि बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। बोरॉन बॉन्ड बनाने के बावजूद भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं कर पाया है। अगर आप गौर से देखें तो बोरॉन के वैलेंस शेल में आप देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नाउ यू कैन सी ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। बोरॉन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोरॉन को अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। तो कोई भी स्पीशी, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन जिसके पास लोन पेयर होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अगर उसके वैलेंस शेल में हैं तो वो बोरॉन के साथ शेयर कर सकता है। तो ऐसी सूरत में बोरॉन और किसी दूसरे सिस्टम के बीच में डेटिव बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में बोरॉन हमेशा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। तो उसी बात को मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि सेंट्रल एटम बोरॉन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट स्टिल नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यानी बोरॉन जो है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी उसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो चलो देखते हैं कि डेटिव बॉन्ड अब कैसे बनता है। डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है उसका मैंने पहला एग्जांपल लिया है, द बॉन्डिंग बिटवीन अमोनिया एंड BF3। BF3 अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो था उसमें बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। बोरॉन को अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। जबकि अमोनिया का मॉलिक्यूल आप ऑलरेडी जानते हैं, जब आपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सीखा था तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए थे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान, जबकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेयर में था। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर। अब बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ऐसी सूरत में सपोज अगर हम ये कहें कि नाइट्रोजन अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शिफ्ट कर दे बोरॉन के वैलेंस शेल में, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लूज करे और बोरॉन उसको एक्सेप्ट कर ले, तो फिर तो बोरॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन की गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन तो शेयर होंगे। किसके बीच में, ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में। लेकिन शेयरिंग जो हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में से किसी एक एटम से आ रहा है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयरिंग अगर वन साइडेड होती है तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ किसको, बोरॉन को। ये बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना, प्योरली डेटिव बॉन्ड अगर हम कहें तो इस डेटिव बॉन्ड बना, क्योंकि इसमें डोनर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज असाइन की गई है, और बोरॉन क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दी गई है। अगर आप चार्जेस देना नहीं चाहते तो फिर आप क्या करें कि आप एरो शो कर सकते हैं
नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में, जिसमें नाइट्रोजन डोनर है और बोरॉन एक्सेप्टर है। अब ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ठीक है, तो इट्स जस्ट ए बॉन्ड बिटवीन द एसिड एंड अ बेस। एक और एग्जांपल है, दैट इज अ बॉन्ड बिटवीन द अमोनिया एंड द हाइड्रोजन आयन, समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को हम कभी कभार क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। अमोनिया की स्ट्रक्चर तो आप समझ चुके हैं कि नाइट्रोजन के पास आप देख सकते हैं कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, और बाकी नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन है, और अब यही लोन पेयर जो है वो डोनेट होगा प्रोटॉन को। तो देखते हैं ये प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसने कहीं लूज किया हुआ है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल जो था या जिसके पास जो एक ही ऑर्बिट होता है आप जानते हैं, उसमें अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन के पास तो बाकी सिर्फ बचा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन। इस वजह से हाइड्रोजन आयन इज समटाइम कॉल्ड प्रोटॉन। तो ऐसा जो जो हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन है, इसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब है कि कम से कम इसका डुप्लेट तो पूरा हो। डुप्लेट पूरा हो तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। तो इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें डोनर पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दी है। आप पूछ सकते हैं कि जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, इसको इसके ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं दिया है। इसकी बेसिक वजह यह है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो था वो ऑलरेडी न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए तो पॉजिटिव हुआ, जबकि हाइड्रोजन पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए तो उसकी पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हुई, और इस तरह से उसके ऊपर कोई भी चार्ज असाइन नहीं की जाती। अगर आप इस बॉन्ड को लाइन से शो नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको एरो से भी शो कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टेड है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, यानी फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 एग्जांपल आपके सामने हैं। वन, द बॉन्डिंग बिटवीन द अमोनिया एंड BF3, द अदर इज अमोनियम आयन। ठीक, कुछ और एग्जांपल भी हैं तो जरा देखें। एक एग्जांपल और भी है, दैट इज द बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की तो स्टोरी आप सब जानते हैं, और वाटर को जरा क्लियर कर लेते हैं। वाटर का सेंट्रल एटम आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन आप जानते हैं कि 6th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। 6th ग्रुप का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। बाकी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो लोन है, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑक्सीजन और प्रोटॉन के बीच में पॉसिबली बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा प्रोटॉन को, तो इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन के बीच में जो है बॉन्ड बनेगा, डेटिव बॉन्ड बनेगा। और इसमें डोनर क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सी दी है मैंने, पॉजिटिव। जबकि आप जानते हैं कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके अपनी अपनी जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं देंगे। अगर आप चाहें तो इस डेटिव बॉन्ड को एरो से भी शो कर सकते हैं, और ये एरो जो है दैट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। ठीक, एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है पर आप समझ जाएंगे ना। दिस इज नाइट्रोमीथेन। क्या मॉलिक्यूल है ये, नाइट्रोमीथेन। इसकी ओवरऑल अगर फॉर्मूला देखें तो C8 3, लुक एट दिस वन, C8 3, और इस तरफ अगर आप देखें तो NO2। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा इस सारे मामले को कि ये बॉन्ड कैसे बनता है, तो जरा देखें। शुरुआत करते हैं कार्बन से। आप सब जानते हैं कि कार्बन जो है ये 4th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। 4th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है तो मतलब कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज किए, जिनमें से 3 कोवलेंट बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं, और एक कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है। जबकि आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन 5th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। अब नाइट्रोजन के आखिरी शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ये जो डॉट नजर आ रही हैं ये लोन पेयर है, जबकि नाइट्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर्ड है। इस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन के गिर्द जितने भी आपको लाइन नजर आ रही हैं ये सारे कोवलेंट बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन ने 5 में से एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ शेयर कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है।
नाइट्रोजन क्या करता है कि इन दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल के जो 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 6 से ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या करता है अपने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। इस तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं तो इस तरह से ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको मैंने आगे 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक, एक और ऑक्सीजन का एटम है, इसके भी आखिरी शेल के 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये 2, ये 4, ये 6। इस ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यही वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन का है, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में शेयर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बना है, इसमें डोनर जो है वो नाइट्रोजन है, एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। इस वजह से हमने एरो शो किया है फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक टेट्रा बॉन्ड है। ये बात याद रखने की है। नाउ दिस इज कॉल्ड नाइट्रोमीथेन। एक और एग्जांपल है, नाउ दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसको जरा गौर से देखें तो इसमें एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। कार्बन 4th ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 6th ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, आपस में एक बनाते हैं डबल बॉन्ड बाय शेयरिंग द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स। आप देख सकते हैं कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर्ड हैं। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। चलो फर्ज कर लेते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ऐसी सूरत में ऑक्सीजन जो है उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 और ये 2 4, और ये 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन कार्बन जो है उसका वैलेंस शेल अभी तक कंप्लीट नहीं है। कैसे? आप देख सकते हैं कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग तो होंगे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, तो 4 ये इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये कितने हो गए, 6। तो कार्बन को अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन के जो बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हैं, सो कॉल्ड लोन पेयर, इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकता है टुवर्ड्स अ कार्बन। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक तीसरा बॉन्ड बनेगा, और वो तीसरा बॉन्ड जो होगा वो टेट्रा बॉन्ड होगा, जिसमें डोनर ऑक्सीजन होगा और एक्सेप्टर कार्बन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड जो है वो एरो से शो किया गया, नाउ दैट इज कॉल्ड टेट्रा बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात याद रखने की है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, इनमें से एक बॉन्ड है डेटिव, बाकी 2 बॉन्ड जो हैं वो डबल बॉन्ड की सूरत में है। ठीक, चलते हैं आगे। एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसा यूनिक मॉलिक्यूल हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें सभी किस्म की बॉन्डिंग पाई जाती है, कोवलेंट भी, आयनिक भी और डेटिव भी। तो चलो देखते हैं कि ये मामला क्या है। ये मामला कुछ यूं है कि इसमें एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का, जिसको मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं थोड़ी देर में। ठीक, और एक मॉलिक्यूल है HCl, जिनके बीच में ये बॉन्डिंग होने जा रही है। पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं अमोनिया को। अमोनिया में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके आखिरी शेल के 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। नाइट्रोजन क्या करता है, अपने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, जो मैंने लिखा है कि ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि नाइट्रोजन के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाउ दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी तरफ HCl है। आप सब जानते हैं कि HCl में जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्लोरीन के आखिरी शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। पर आप जानते हैं कि HCl का मामला कुछ यूं है कि HCl में जो बॉन्ड है वो डिफरेंट एटम्स के बीच में है। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ये ज्यादातर डिस्प्लेस हो जाता है किस तरफ, क्लोरीन की तरफ। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस होंगे तो फिर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आती है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक, तो यही वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या करता है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, जबकि अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को छोड़ के अलग हो जाता है। तो क्लोरीन क्या करेगी, अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होंगे ही, लेकिन 8वां इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी आएगा।
तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सी आ गई, नेगेटिव। कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव। जबकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया था, तो फिर ये अमोनियम आयन जो होता है इसके ऊपर चार्ज कौन सी आती है, पॉजिटिव। अमोनियम आयन पॉजिटिव, क्लोराइड आयन नेगेटिव। आप सब जानते हैं कि इस हिस्से का इलेक्ट्रॉन, अमोनियम आयन का जो हिस्सा है इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है। तो फिर इस नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, इनके बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। नाउ दैट न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। तो अब अमोनियम आयन की जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसमें अब दो किस्म के बॉन्ड हैं। इसमें जो दो किस्म के बॉन्ड हैं, इसमें 3 बॉन्ड जो है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, और एक बॉन्ड जो है वो कौन सा है, डेटिव बॉन्ड है। जब अमोनियम आयन, जब बीइंग पॉजिटिव आयन, जब वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगी, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा यूनिक मॉलिक्यूल है जिसमें सभी किस्म के बॉन्ड हैं, कोवेलेंट भी हैं, डेटिव भी है, और आयनिक बॉन्ड भी है। ठीक। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, जैसे अभी आपने देखा कि इस प्रोटॉन जो कि हाइड्रोजन आयन जो HCl से निकला था, इसने बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, एक बार कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए तो फिर हम उस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को बाकी कोवेलेंट बॉन्ड से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जो NH4 जो आयन है, NH4 आयन, अमोनियम आयन, अब आपके सामने अगर अमोनियम आयन पड़ा हो जिसमें ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है नो डाउट, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जो 4 बॉन्ड है नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ, इनमें से कौन से कोवेलेंट है, कौन से डेटिव है। डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड बनते शेयरिंग से ही हैं, इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किससे, डेटिव से। ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट आगे लिख भी दिया है कि अमोनियम क्लोराइड कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड। समझ तो गए होंगे कि ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स आर, कौन से बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड जस्ट लाइक यस कोवेलेंट, yes, dative and ionic, that's right। कुछ और पॉइंट्स आपसे डिस्कस करनी है। नाउ द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर, कंपैरिजन बिटवीन द कोवेलेंट एंड द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कोवेलेंट एक तरफ है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस यू नो दैट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग। ठीक है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर एटम। वो दोनों सिमिलर एटम हो तो भी चलेगा, डिसिमिलर है तो भी चलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। बट डेटिव बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन टू अनलाइक एटम्स। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि डेटिव बॉन्ड हमेशा डिफरेंट एटम्स के बीच में ही बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो है पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि सेम एटम होंगे तो नॉन पोलर होगा, डिफरेंट होंगे तो पोलर होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा, now this will always be a polar because it is formed between unlike atoms। एक और पॉइंट समझने की है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय शॉर्ट लाइन, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको शॉर्ट लाइन से शो करते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय एन एरो। और आप सब जानते हैं कि डेटिव बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डोनर टू एक्सेप्टर तक डायरेक्ट करते हैं। आखिरी पॉइंट कि कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स यूजुअली नॉन पोलर होते हैं, तो इस वजह से यूजुअली पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। कंपाउंड्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ये कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है, ये को आयनिक बॉन्ड है, इसमें थोड़ी बहुत आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं, इस वजह से इन कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में थोड़ी बहुत होती है। दैट्स व्हाई द वर्ड स्पेरिंगली मीन अ लिटिल बिट, नॉट द कंप्लीटली। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you.